मारिया की फूफी अपनी माँ से शिकवे शिकायत करने में बिजी थी। वहाँ माँ, इजाज भाई और सूफिया भाभी ने रिश्ता तय करते वक्त हमसे पूछना और मशवरा करना तक गवारा नहीं किया। डायरेक्ट हाजिर की शादी का कार्ड भेज दिया। ऐसी भी क्या पेपर भाई, जो बुलाना भी गवारा न किया। मिधत फोन पे माँ के सामने अपनी नाराजगी निकाल रही थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ, उनका बेटा है, उनकी मर्जी। जो ठीक लगा, जैसा ठीक किया उन्होंने कर लिया। अम्मा ने उसकी शिकायत पर उकताए हुए लहजे में कहा था। फिर भी अम्मा, आपको तो हमें बताना चाहिए था। हमारी तो जैसे भाइयों की नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं है। यकीन नहीं आता अम्मा, ये वही भाई हैं जो अपनी छोटी बहनों पर जान छिड़कते थे। यावर भाई तो चलो दुनिया में नहीं, इजाज भाई और कमाल भाई ने हमें इस दुनिया में जीते जी मार रखा है। छोटी भाभी साहिबा अपनी भतीजी से रिश्ता तय की बैठी हैं। आपकी जैसी खुशकिस्मत बहुएं और इस जमीन पर कहीं नहीं मिलेंगी अम्मा, जिन्हें न सास की मर्जी और न इजाज़त की परवाह है, ना ही नंदों का कोई बोझ। जो दिल में आता है वही करती हैं। और एक हम हैं, 25-26 साल गुजरने के बाद भी सास के चेहरे की तरफ देखते हैं। सर हाँ में हिल गया तो वो काम कर लिया, दाएं बाएं हरकत की तो वहीं चुपके होकर बैठ जाते हैं। मिधत के शिकवे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा ने अब के खामोश रहने में ही भलाई जानी थी। भरे परे ससुराल में हमारी भी इज्जत है कि नहीं, गैरों की तरह कार्ड भिजवा दिया। आप भी उन्हें कुछ कहने के बजाय खामोशी से देखती रहीं। मिधत, मैंने जिस काम के लिए फ़ोन किया है वो बात कर लूँ। इससे ज़्यादा सब्र अब अम्मा में नहीं था। अम्मा, आप हमेशा। मिधत ने कुछ कहना चाहा। मिधत, ये तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का मामला है। मैंने कब मना किया है तुम्हें उनसे शिकवे करने से। और यूं भी बेटा, मेरे कहने का फ़ायदा तो तब हो जब कोई मेरी सुने। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे दोनों भाई माँ से ज़्यादा अपनी बीवियों की सुनते हैं, तो मैंने भी काफ़ी दिनों से उन्हें सुनना छोड़ दिया है। मेरे कंधे पर तुम्हारे मरे हुए भाई की एक जिम्मेदारी है। मुझे अब उसके फ़र्ज से छुटकारा पाना है। अम्मा की बात पे मिधत खामोश हो गई थी। ये बात मेरे कहने की नहीं है, इस बात का ख्याल तुम सबको खुद होना चाहिए। मारिया हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं चाह रही हूँ तुम नुदरत से बात करो कि अगर वो। अम्मा ने बात को अधूरा छोड़ा था, लेकिन मिधत माँ के दिल की बात और होंठों पे ठहरी अधूरी बात का मतलब समझ चुकी थी। अम्मा, इसी बात का तो रोना रो रही हूँ। यतीम और अकेली भतीजी किसी को नजर न आई। दोनों भाइयों का फर्ज बनता था। अगर इजाज भाई ने मारिया का रिश्ता नहीं लिया तो कम से कम कमाल भाई को तो शर्म आनी चाहिए थी। मिधत का गुस्सा फिर से फूट कर आया था। मैं अपनी ज़िंदगी में मारिया के फ़र्ज से अदा होना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये हाल है मेरी बच्ची का। अपनों के होते हुए इतनी तनहा है, बाद में उसका क्या हाल होगा। तुम नुदरत से बात करो। अगर वो अपने बेटे के वास्ते मारिया के लिए राजी है तो आजर की शादी में सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। मैं मारिया का फ़र्ज अदा करना चाहती हूँ। उसका निकाह कर दूंगी। बाकी जो कुछ करना होगा वो नुदरत जैसे मर्जी करे। अम्मा ने अपने दिल की बात बेटी के सामने खोल कर रख दी। अरे अम्मा, आप तो हथेली पर सरसों जमाने की बात करती हैं। मैं आपा से बात करती हूँ और फ़र्ज करो अगर वो मारिया का रिश्ता लेने पर राजी हो भी गई तो वो इस तरह सादगी से निकाह पर कहाँ राजी होंगी। पता तो है आपको, उनके ससुराल वालों का जाहरी तमाशों पे जान देने वाले लोग हैं वो। खैर, ये बात तो बाद की है, पहले रिश्ता तो तय हो जाए। मैं आपा से 1-2 दिन में बात करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। आप फिक्र न करें, अल्लाह अच्छा ही करेगा। माँ को यूँ परेशान देखकर मिधत ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा तो अम्मा ने फ़ोन रख दिया। जाने क्यों आजर को खोने का दुख दिल में गहरा होता जा रहा था अम्मा के। हालांकि दिन में कितनी बार वो अपने इस ख्याल को झटकती थीं और ढेरों खुशियों की दुआएं भी करती थीं, लेकिन फिर भी जाने क्यों हर बार मारिया को देखने के बाद उनके दिल का दुख यूं ही बढ़ता जाता था। आज कल करते करते आजर की शादी भी सर पर आ गई थी। सब मेहमान फूफियों के साथ आ चुके थे। आजर की मेहंदी वाले दिन भी इशारों में मिधत से नुदरत का ख्याल जानने की कोशिश की थी अम्मा ने। आजर की शादी से फ्री हो लें, फिर बैठकर बात करते हैं। आप पापा से भी अभी कोई बात मत करना। मिधत ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो अम्मा मिधत को देखती रह गई थीं। उनके कमरे में आजकल बेटियों का कब्जा था और मारिया दूसरे कमरे में घुसी न जाने क्या करती रहती थी। मिधत के पास से वो उठकर अम्मा मारिया को आवाज़ें देते हुए दूसरे कमरे में आई थीं और मारिया को देखकर अम्मा का पारा हाई हो गया था। खींच कर उस पर से चादर हटाई थी और खरी खोटी सुनाई कि मारिया रुहासी हो गई। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, उनके पास बैठने बातें करने के बजाय तुम यहाँ सर मुंह लपेटे लेटी हो। जानती भी हो सब लोग बाद में क्या क्या बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या, सारी परेशानियाँ और फिक्रें तो बस मुझ बूढ़ी जान को हैं, बाकी सब तो सुकून से हैं। अम्मा बेड पर बैठे बैठे बोलती जा रही थीं जब वो अचानक से अपनी जगह से हिली और ज़मीन पर बैठकर अम्मा
के गोद में अपना सर रख दिया था। अम्मा ने जैसे ही उसे दूर करने के लिए उसके जिस्म को हाथ लगाया था, फौरन ही अपना हाथ दूर हटा लिया था, क्योंकि उसका जिस्म तो तप रहा था। वो तेज बुखार में जल रही थी। मारिया, अम्मा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके बालों पे अपने होंठ रख दिए। अम्मा की जान को इतना तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए फिक्रमंदी से कहा। कुछ भी बिना कहे अम्मा के गले में बाहें डालकर लिपट गई थी मारिया। उसे खुद से अलग करने के बाद अम्मा ने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। अम्मा ने चाय बनाई, साथ में बिस्किट और टेबलेट मंगाकर जबरदस्ती मारिया को खिलाई थी। बिस्तर पर बदलता मौसम यूं ही उसे बेअसर बेअंदाज होता था। आती सर्दियां आने से पहले ही उसे अपनी लपेट में ले चुकी थीं। अम्मा को क्या खबर थी, इस बार सर्दियां नहीं, जिल्लत भरा लहजा और नफरत भरा अंदाज उसे अंदर तक चीर कर रख गया था। अभी सुबह की तो बात थी, यही कोई 11 साढ़े 11 बजे की। अम्मा साथ वाले घर में गई हुई थी। मारिया काम वाली से सफाई करवाने में बिजी थी। जब वो अम्मा के कमरे के पास से गुजरी, अधखुले दरवाजे से मिदहत और नुदरत की आवाज़ें बड़ी आसानी से सुनी जा सकती थीं। अम्मा से कह दो इस बात को फिर से ना दोहराएं। मैंने तुम्हारे बहनोई से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मारिया का नाम सुनते ही वो तो बुरी तरह बिदक गए थे। कहने लगे, तुमने सोचा भी कैसे मेरे बेटे के लिए मारिया का? और सच कहूँ, तुम्हारी जिद करने पर मैंने उनसे बात की थी, मगर मारिया के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बेशक मारिया की परवरिश अम्मा ने की है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, खून और दूध अपना असर जरूर दिखाते हैं। जैसी माँ वैसी बेटी, ये मशहूर कहावत यूं ही मशहूर नहीं हुई। मैं तो कभी अपने बच्चे को मुसीबत में ना डालूं जिसमें यावर भाई घिर गए थे। मेरी तरफ से मारिया के लिए साफ जवाब है। मैं तो जमाल के लिए शफक के बारे में सोचे बैठी हूँ, और इस बात पे तुम्हारे बहनोई को भी कोई एतराज नहीं है। और फिर भी तुम्हें अगर मारिया से ज़्यादा ही हमदर्दी है, तो तुम्हारे अपने दोनों बेटे भी तो मारिया से उम्र में बड़े हैं। तुम इनमें से किसी एक के बारे में सोच लो। नुदरत ने साफ इनकार के साथ छोटी बहन को वो रास्ता दिखाया जिस पे वो खुद नजरें चुराए बैठी थी। कहने लगी, हसीब ने मुझसे हिरा के बारे में बात की है। भाइयों से ढेरों शिकायतें रखने वाली बहनें उन्हीं की बेटियां लेने के लिए बेताब हो रही थीं। नुदरत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी तो मिदहत एकदम से शर्मिंदा हो गई। मारिया भी घर की बच्ची है, लेकिन उसकी माँ ने जो किया लोग आज भी भूले नहीं हैं। आपा, मैं अपने बेटे को एक लंबे इम्तिहान में कैसे डाल दूं? सच तो यह है, मारिया को देखते ही उसकी माँ के कारनामे खुद ब खुद याद आने लगते हैं, तो दिल में मारिया के लिए उलझन सी होने लगती है। अम्मा को चाहिए उसका खानदान में रिश्ता ढूंढने की बजाय किसी बाहर वाले लड़के से देखभाल कर तय कर दें, जिसे मारिया की माँ की अतीत के बारे में कोई खबर ना हो। जानते बूझते कोई भी मारिया का रिश्ता नहीं लेगा। मिदहत ने अपनी तरफ से हल निकाल कर रखा था। बाहर खड़ी मारिया को अपनी रूह और जिस्म में मौजूद दिल नामी टुकड़े पर बोझ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। जैसी माँ वैसी बेटी, दूध का असर जरूर होता है। मारिया आंखों में आंसू लिए वहां से हटी और यहाँ आकर रो पड़ी थी। दुख, तकलीफ, बुखार की सूरत उसके जिस्म से लिपट गई थी। आखिर क्यों हर बार उसकी जात को इस हवाले से जोड़ा जाता है जिसे उसने कभी अपने होश में नहीं देखा? हाँ, वो औरत उसे पैदा करने का वसीला जरूर बनी थी, बाकी उसने तो कभी उस औरत की शक्ल भी नहीं देखी थी जो उसे दुनिया में लाई थी। उसने तो माँ की शक्ल में अपनी दादी को ही देखा था, जो सरापा मोहब्बत बेटों की हर ज्यादती पर यूं आंखें बंद करती थीं जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा हो। मोहब्बत लुटाती, रिश्तों पे जान देती, रिश्तों को जोड़ कर रखने वाली अम्मा जैसी सलीकामंद औरत के हाथों में मारिया की परवरिश हुई थी, तो फिर वो कैसे अपनी माँ जैसी हो सकती थी? कुछ महीनों की मारिया को 20 साल का अम्मा नहीं किया था। क्यों उसकी जात के साथ अम्मा का हवाला नहीं लगाया जाता था? उसकी माँ तो अम्मा थी, वो औरत जिसने जिंदगी में अपने रिश्तों से ज़्यादा कभी किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी थी। फिर भी उसे अम्मा से अलग करके उसे उसकी माँ के साथ जोड़ दिया जाता था। क्यों? आखिर क्यों? यही सोचते सोचते और रोते हुए दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन वो इस क्यों का जवाब नहीं पा सकी थी। यूं भी ऐसे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं बल्कि दुनिया के पास होते हैं, जो अक्सर तंज या फिर मजाक में लपेट कर हमारे मुंह पर मारते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नुदरत और मिदहत ने मारिया को पूरी ताकत से मुंह के बल गिरा दिया था, और वो उनकी बातें सुनकर कितने टुकड़ों में बटी थी, इसकी किसी को खबर न थी, न परवाह थी, सिवाय अम्मा के जो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। बुखार की तेजी कम होने के बजाय बढ़ रही थी। उसके यूं अस्पताल जाने और बीमार होने से सिवाय आजर के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर फर्क पड़ा था तो अम्मा की गैर मौजूदगी का।
मेहंदी के फंक्शन में हर कोई अम्मा के बारे में बात कर रहा था और फिर मजबूरन चेहरे पे उदासी भरे रंग सजाए मारिया की अचानक तबीयत, जो कि फूड पॉइजनिंग का नतीजा थी, बताकर मजबूरी का इजहार किया जाता रहा था। जैसे ही आजर अपनी मेहंदी के फंक्शन से फिरे हुआ था, अम्मा के पास चला आया था। वो दवाइयों के असर में सो रही थी और अम्मा अम्मा तो आजर को देखते ही खुद पर काबू नहीं रख सकी थीं, रोने लगी थीं। अम्मा आप भी ना, बच्चे बीमार होते ही रहते हैं। मारिया तो जरा से बदलते मौसम की चपेट में आ गई है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। दादी को अपने चौड़े सीने से तसल्लियां दे रहा था। किसी अपने हमदर्द का साथ होना भी अमृत से कम नहीं होता। अम्मा मारिया के लिए अपनों की बेगानगी और बेपरवाही पे सख्त परेशान थीं। उन्हें बार बार ये ख्याल आजर को देखकर और भी तंग कर रहा था कि क्यों उन्होंने आजर और मारिया की शादी के लिए सख्ती से काम न लिया। शायद तब उनके दिल में कहीं न कहीं ये ख्याल था कि पोता न सही 6 नवासों में से कोई एक तो मारिया का नसीब बन ही जाएगा। लेकिन मायूसी से सोचते हुए अम्मा आजर को देखे गई थीं, जो राउंड पर आने वाले डॉक्टर से मारिया की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर कहने लगे अब तो बहुत बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और फिर यूं सुबह के 4 बजे आजर, अम्मा और मारिया घर आ गए थे। समीना भी मारिया के लिए ये कुछ खाने के लिए लाए। मारिया को सहारा देकर बेड पर लिटाने के बाद उसने समीना बी से कहा तो वो हाँ में सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थीं। आजर अब अम्मा को बीपी की टेबलेट खिला रहा था। जब अम्मा ने उसे जाकर आराम करने को कहा, कहने लगी कल तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है, तुम जाकर आराम करो। अम्मा ने टेबलेट खाने के बाद मोहब्बत भरी नज़रों से पोते को देखा था। कर लूँगा आराम भी, यूँ भी बारात रात की है, आप फिक्र ना करें, आजर ने अम्मा से कहा और फिर अपनी तरफ देखती मारिया की तरफ देखा, जो उसे देखते ही जल्दी से अपनी आंखों को फिर से बंद कर चुकी थी। अब कैसी तबीयत है मारिया? आजर ने उससे पूछा। ठीक हूँ, वो 2 लफ्जी हर्फ बोलने के बाद रुख बदल गई थी। आजर ने गहरा सांस लिया और अपने हाथों में मौजूद फ़ोन की रोशन स्क्रीन को देखने लगा, जिस पे उसकी माँ की कॉल आ रही थी। जाने क्यों आज उसे अपनी माँ की बेहिसी पे गुस्सा आया था। वो जानती थी मारिया और अम्मा अस्पताल से घर आ चुकी हैं। उनका पता करने की बजाय वो से जल्दी घर आ जाओ के मैसेज कर रही थीं। और इस अजीब बेहिसी में वो अकेली नहीं थीं, चची के साथ साथ दोनों फूफियाँ भी शामिल थीं। पहली बार आजर को मारिया की किस्मत पर तरस आया था। माँ बाप बहन भाई बड़ी नेमत, इंसान के लिए बड़ी ताकत होते हैं। आज अगर मारिया के माँ बाप या फिर कोई बहन भाई होता तो मारिया इस तरह अकेली ना होती। दुख से आजर का दिल भरता जा रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। कुछ देर और उसके पास बैठने के बाद वो अपने घर आ गया था। आंखें बंद करने तक उसे मारिया के लिए दुख होता रहा था, बेहद बेइंतहा। खुशियाँ तो जैसे अहमद हाउस की मेहमान बन बैठी थीं। रंगो बू का एक सहलाव था जो सारे घर में उतर आया था। हंसी कहकहाओं की आवाज़ें जैसे कान के पर्दे फाड़ने पर तुली हुई थीं। बस एक ही थी जो खाली जहन खाली नज़रों के साथ अम्मा को तैयार होते देख रही थी। आजर की एक ही जिद थी कि अम्मा उसके साथ बारात में जरूर जाएंगी। वो तभी बारात लेकर जाएगा। उसकी जिद के सामने अम्मा को हारना ही पड़ा था। यूँ तो आजर ने मारिया से भी 3-4 बार तैयार होने और साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने हौले से हर बार सर नहीं में हिला दिया था। कोई बात है मारिया? किसी ने कुछ कहा है? आजर का दिल उसकी खामोशी और हालत देखकर कट रहा था और आजर की ये फिक्रमंदी सूफिया बेगम को एक आंख भी अच्छी नहीं लगी थी। थक गई हूँ, मैं आराम करूँगी, मारिया के कहने के बाद होठों को जरा सा फैलाया था। अच्छा ठीक है, अम्मा आ जाएंगी। सूफिया ने बेटे का बाजू थामा तो आजर ने अम्मा की तरफ देखा, जो हाँ में सिर हिलाकर उसे साथ चलने का इशारा दे रही थी। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, समीना भी तुम्हारे पास हैं। अम्मा कोई तीसरी बार उसे तसल्ली देने कई बार उसके पास आई थी। मैं ठीक हूँ अम्मा, अब जाएं। उनकी इतनी मोहब्बत पर मारिया का दिल भर आया था। उसने अम्मा का हाथ थामा और उनके हाथों को चूम लिया था। अम्मा उसकी मोहब्बत पर मुस्कुराई और फिर मुतमईन होने के बाद बाहर खड़ी आजर की गाड़ी में आ बैठी थीं। अम्मा तो कुछ देर के बाद ही घर वापस आना चाहती थीं, लेकिन आजर ने उन्हें स्टेज से उतरने ही नहीं दिया था। और यह 3 घंटे के फंक्शन के बाद वो फिजा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने साथ रुखसत करवाकर अपने घर ले ही आया था। पोते को नई जिंदगी की ढेरों दुआएं देते हुए जब अम्मा घर वापस आई थीं तो मारिया गहरी नींद सो रही थी। अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया और समीना से मारिया ने कुछ खाया था पूछकर कमरे से बाहर निकल आई थीं, जहां उनकी बेटियां मुंह फुलाए बैठी थीं। अम्मा ये जानती है कितने साल के बाद मैं आई हूँ, मुझसे बात करने, दिल का हाल पूछने के बजाय आप पोती की दिलजोई में लगी रही हैं। मेधत के शिकवे कभी ख़त्म नहीं होने थे। मारिया बीमार है मेधत। अम्मा बहुत थक गई थी, लेकिन कहाँ परवाह थी, किसे परवाह थी। अच्छा मेरी बात सुन लें, फिर बाद में ना कहने
लग जाना कि ऊपर ऊपर बात तय कर ली। मैं एजाज भाई से शफक का रिश्ता मांगने का इरादा रखती हूँ। और इससे पहले कि मिधत आगे कुछ कहती, अम्मा अपने दोनों घुटनों पे हाथ रखकर उठकर खड़ी हो चुकी थीं और नुदरत यकीनन हिरा का रिश्ता मांगने का इरादा रखती होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अम्मा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आईं और मारिया के साथ आकर लेट गईं। वो अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उनकी नेक औलाद उनकी हर सोच, हर बात को बेकार समझकर नज़रअंदाज की जा रही थी। वो सख्त मलूल थीं और बेहद उदास थीं। उन्हें अब मारिया नहीं बल्कि खुद पे तरस आ रहा था। वो जितनी जल्दी मारिया के लिए कोई फैसला करना चाहती थीं, उतनी ही देर होती जा रही थी। काश याबर खुद जिंदा होता तो मैं क्यों इतनी फिक्र करती। आंसू अब उनकी बूढ़ी आंखों से निकलकर उनका चेहरा भिगोने लगे थे। हम कितने भी उदास और खुद को बेबस क्यों ना मानते हों, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमें अपने दुखों, फिक्रों और बेबसी को दिल के अंदर छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराना ही पड़ता है। मारिया तो क्या, खुद आज अम्मा भी आजर के वलीमे के फंक्शन में शामिल नहीं होना चाहती थीं। औलाद की बेहिसी और नाफरमानी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। लेकिन फिर वही बात, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या समझेगी। और इसी बात से डरकर न सिर्फ अम्मा बल्कि मारिया भी आजर के वलीमे के फंक्शन में शामिल थीं। अम्मा को आता देखकर आजर जल्दी से स्टेज से उतरा और उनके करीब आ गया। ब्लैक 3 पीस सूट में आजर नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। वो मर्दाना खूबसूरती का मुंह बोलता नमूना था। फिजा जो पहले से ही आजर की दीवानी थी, एक ही दिन में आजर पे बुरी तरह दिल हार बैठी थी। दूसरों के साथ गलत न करने वाला अपनी बीवी के साथ कैसे गलत कर सकता था। आजर खुद मुतमईन था या नहीं, ये कोई भी नहीं जानता था, लेकिन फिजा के चेहरे की चमक और खुशी बता रही थी कि आजर से वो कितनी खुश और मुतमईन थी। कैसी हो मारिया, तबीयत ठीक है? अम्मा से हालचाल पूछने के बाद आजर ने मारिया को मुखातिब किया था, जो स्टेज पर दुल्हन बनी फिजा के साथ शफक और हिरा को अटखेलियाँ करते हुए देख रही थी। ठीक हूँ, उसने अपनी नज़रों को फिजा के वजूद से हटाया और सर झुका लिया था। इससे पहले कि आजर आगे कुछ कहता, सूफिया बेगम करीब आई थीं और ज़बरदस्ती आजर के साथ साथ अम्मा को भी अपने साथ स्टेज पर ले आई। मारिया अपने हाथों की उंगलियों को मसलती वहाँ से हटकर कोने में लगी टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। वो इस खानदान का सबसे फालतू पुर्जा थी और उसने अब इस हकीकत को मान भी लिया था। वो अब बेरंग नज़रों से अपने आसपास मौजूद खुशी से भरे चेहरों को देख रही थी। जब उसके करीब एक आवाज़ उभरी थी, उसने अपनी गर्दन को घुमाया और सवालिया नज़रों से नए आने वाले को देखने लगी थी। मैं समी हूँ, डॉक्टर समी। आप याबर अंकल की बेटी हो? शौक भरी नज़रों से देखते हुए वो उससे सवाल कर रहा था और मारिया का बस नहीं चल रहा था कि वो वहाँ से गायब हो जाए। मारिया ने बेजारी से अपने करीब खड़े लड़के को सरसरी से अंदाज में देखा और फिर खड़े होकर अम्मा की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। खदीजा दादी तो उधर है, मेरी दादी के पास। नए आने वाले ने स्टेज पे अम्मा को ढूंढते देखकर उसकी तरफ इशारा करके बताया था। इस बार मारिया ने खा जाने वाली नज़रों से उस लड़के को देखा था। वो अपना नाम डॉक्टर समी बता रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, एक बार वो फिर से बोल पड़ा था। मुझे खदीजा दादी ने ही कहा था कि तुम्हें बुला लाऊं, उनके बगैर तुम परेशान हो रही होगी। आपको तमीज़ नहीं है अनजान लोगों से बात करने की। ये तुम क्या होता है? मुझसे तमीज़ से बात करें। वो उसे गुस्से से लताड़ती उस तरफ पलट गई जहाँ उसने दादी के होने का इशारा किया था। वहाँ बहुत से लोगों में अम्मा घिरी हुई थी और हंस हंस कर बातें भी कर रही थीं। आदाब, उसने बिना किसी को मुखातिब किए सलाम किया था। आदाब। अरे ये तो बिल्कुल याबर की कॉपी है। एक औरत जो कि लगभग दादी की हमउम्र होंगी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। आजकल उसे अपने माँ बाप का जिक्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यही वजह थी कि उसका मूड और भी ख़राब हो गया था। अम्मा, मुझे घर जाना है, उसने बेजारी भरे लहजे में कहा। अम्मा के घूमने की भी रत्ती भर परवाह नहीं की थी। तबीयत ज़रा ख़राब है ना, तो आजकल थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, अम्मा ने उसे अपने साथ लगाते हुए मुस्कुराकर कहा था। और फिर 5 मिनट कहते कहते पूरा फंक्शन ही उनके साथ बातों में वो बिजी रही थी। अलबत्ता मारिया अपने कान और आंखें खुली होने के बावजूद यूं उस अंदाज में बैठी रही जैसे वो गूंगी और बहरी हो। एक बार एक लड़की ने उसे मुखातिब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मूड देखते हुए वो लड़की पीछे होकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई थी। घर आने पर वो अम्मा से बहुत नाराज़ थी, तो वहीं अम्मा भी उसकी खुली बदतमीजी पर उससे सख्त खफा थीं। और फिर दादी पोती दोनों ही एक दूसरे से नाराज सोने के लिए लेट गई थीं। शादी की रौनकें फीकी पड़ चुकी थीं। आजिर फिजा के साथ अपने हनीमून ट्रिप पर जा चुका था, तो वहीं सब मेहमान भी अपने अपने घरों को लौट चुके थे। जाने से पहले नुदरत और मिधत अपने बेटों के लिए हिरा और शफक का रिश्ता मांग चुकी थीं। सूफिया बेगम और एजाज अहमद को और क्या चाहिए था।
झट से हाँ का इशारा देकर रिश्ता तय कर दिया गया था। अम्मा की नाराजगी को किसी की कोई परवाह नहीं थी और अम्मा को सबसे ज्यादा दुख भी इसी बात का था। खुद मारिया के रिश्ता मुंह से कहने के बाद भी उनकी दोनों बेटियों ने नहीं लिया था, उनकी बात की लाज नहीं रखी थी और इस बात का दुख गुस्से की सूरत में मारिया पर निकलने लगा था। मारिया भी कान लपेटे अम्मा की डांट सुनती रहती या फिर किताबों में मुंह देकर बैठी रहती। ये नहीं था खानदान से बाहर रिश्ते नहीं मिलते थे। कई लोगों ने खुद मारिया के रिश्ते के लिए उनसे बात की थी, लेकिन बस वो डरती थीं। दुनिया बड़ी जालिम है और वो मारिया को इस जालिम दुनिया के हाथों में देने की बजाय अपनों की छांव में देना चाहती थीं। कहते हैं अपना मारे भी तो छांव में ही डालता है। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से नजर आती मारिया को देखा, जो सामने ही लॉन्च के सोफे पर बैठी हुई थी, और फिर अगले ही लम्हे पूरी शिद्दत से रो दी थी। काश तुम एक बार सोच लेती, तुम्हारा ये एक कदम तुम्हारी अपनी कोख से पैदा हुई बच्ची पे क्या असर करेगा। तुम्हारा हवाला उसके लिए ताना बना दिया जाएगा, तुमसे पैदा होना उसका जुर्म बना दिया जाएगा। काश तुम सोच लेती तो आज मारिया को यूं रुस्वा न होना पड़ता। कितने ही काश अम्मा के होंठों से निकले थे और फिर वहीं दम तोड़ गए थे। उन्होंने अपने चेहरे से पहले आंसुओं को साफ किया और रिश्ता करवाने वाली औरत का नंबर डायल कर दिया था। अब ये तय था कि खानदान में कोई भी मारिया का रिश्ता नहीं लेगा, तो फिर इंतजार करना फिजूल था। चारों बच्चों से नाउम्मीद होने के बाद ही उन्होंने शकीला बुआ से मारिया के रिश्ते की बात की और जल्दी ही उन्हें कोई अच्छा रिश्ता लाने की हिदायत देते हुए फ़ोन बंद करके बेड पर बैठी थीं। यूँ लग रहा था कि लंबा सफ़र तय करके आई हों और मंजिल भी ना मिली हो। शकीला बुआ तो 2 दिन के बाद ही मारिया को दिखाने के लिए अपने साथ 2 औरतों को ले आई थीं। तेज रंग के कपड़े पहने, तेज मेकअप और बहुत सारे सोने से लंदी फुंदी वो दोनों औरतें देखने वालों पे कुछ अच्छा रंग नहीं छोड़ रही थीं। हर बात पैसे से शुरू होकर पैसे पर ही ख़त्म हो रही थी। अम्मा अपनी दोनों बहुओं के सामने शर्मिंदगी से पानी पानी हो रही थीं, क्योंकि दोनों के चेहरे पर ही तंजिया मुस्कुराहट झूल रही थी। लड़की को तो बुला दें। खाने से भरपूर इंसाफ करते हुए आखिर उन्हें मारिया का ख्याल आ ही गया था। अम्मा ने बेदिली से हाँ में सिर हिलाया और समीना से मारिया को बुलाने का इशारा किया। जैसे ही मारिया आई, उन दोनों औरतों के चेहरे पर तारीफ से भरी मुस्कुराहट उभरी थी। हमारा भाई भी लाखों में एक है, माशाअल्लाह, कमाऊ और अपने काम से काम रखने वाला। वो तो उसकी पहली बीवी ही बदचलन निकली थी, जो इल्जाम लगाकर बच्ची को लेकर चलती बनी। वो औरत शकीला बुआ के घूरने और इशारे को एकदम से नज़रअंदाज करती बोलती जा रही थी, तो वहीं हैरत से अम्मा का मुंह खुले का खुला रह गया था। उन्होंने एक शिकायत भरी नज़र शकीला बुआ पे डाली थी। वो औरत जाने क्या समझी थी कि फिर से बोल उठी थी। आप फिक्र मत करें, शकीला बुआ ने हमें सब बता दिया है। वही जो इस लड़की की माँ ने किया था। जाने कैसी औरतें होती होंगी जो अपने बच्चों को छोड़कर जान पहचान वालों के साथ भाग जाती हैं। देखो भाई, बात साफ है कि मेरा भाई तो खुद पहले ही एक औरत का डसा हुआ है। अब तुम भी अपनी माँ की तरह मत करना। हम जानते बूझते कड़वी गोली निगलना चाहते हैं। खुदा से डर भी लगता है, या फिर कह लो रहम खाने चले आए हैं। वो औरत ना जाने क्या क्या कह रही थी। अम्मा तो जैसे पत्थर का बुत बनी बैठी थी, और मारिया तो यूं जैसे काटो तो जिस्म में लहू के बराबर धुआं धुआं चेहरे के साथ आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश में बेदर्दी से अपने होठों को दांतों तले काट रही थी। वो उठी और मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गई थी। पता नहीं वो औरतें क्या क्या कह रही थीं। सूफिया बेगम ने उन्हें क्या जवाब दिया था, अम्मा को कुछ भी पता नहीं था। उन औरतों और शकीला बुआ के जाने के बाद सूफिया और आलिया के साथ अपने घरों को जा चुकी थीं। बस एक अम्मा ही थीं और कोने में दुबकी बैठी समीना भी, जो लॉन्ज में बैठी की बैठी रह गई थीं। कहने के लिए एक पॉइंट भी न था, ना ही समीना के पास और ना ही अम्मा के पास। मारिया तो पहले ही इस मंजर से गायब हो गई थी। जिस वक्त तो सूफिया बड़बड़ाते हुए अपने घर के हॉल कमरे में आई थी, सामने ही सोफे की बैक से टेक लगाए, टांगों को टेबल पर फैलाए, आजर गोद में लैपटॉप रखे अपने ऑफिस की तरफ से आई हुई मेल्स को चेक कर रहा था। उसके साथ सोफे की दूसरी तरफ एजाज अहमद बैठे अखबार पढ़ने में बिजी थे। माँ को आते देखकर हिरा और शफक भी किचन से बाहर निकल आई थी। आखिर उन्हें भी तो हैरानी थी मारिया का आने वाला प्रपोजल कैसा है और इस रिश्ते का क्या बना। फिजा शायद अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। सूफिया बेगम ने चादर उतारकर शफक की तरफ बढ़ाई और हिरा से पानी लाने को कहा। हाँ भाई, क्या बना मारिया के रिश्ते का। एजाज अहमद ने उनके बैठते ही अखबार को तह करते हुए गोद में रखा और उनकी तरफ देखने लगे। हाँ बताती हूँ अभी। सूफिया बेगम आजर के सामने अभी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। रात ही तो वो और फिजा वापस आए थे और वो नहीं चाहती थी दादी की परेशानी का सुनते ही वो उनके घुटनों के साथ लगकर बैठ जाए, वो भी सूरत में जब मिधत ने उन्हें अपने यहाँ दावत पर बुलाने का इशारा कर दिया था।
वो चाहती थी आजर से बात करके वो आजकल में ही मिदत के यहाँ चक्कर लगा आए, लेकिन एजाज साहब तो जैसे उनके हर मंसूबे पर पानी फेरने का इरादा रखते थे। आंखों ही आंखों में चुप रहने के भी इशारे किए जा रही थी, लेकिन एजाज साहब समझते तब ना, फिर से आने वाले रिश्ते का क्या बना कहकर उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे थे। बस रहने दें आपकी अम्मा ने तो पूरे खानदान को रुस्वा करने का ठेका ले रखा है। पानी पीने के बाद गिलास टेबल पर पटकते हुए उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा था। लैपटॉप पर आजर की चलती हुई उंगलियां रुकी थीं। वो अब सर उठाकर माँ की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? एजाज साहब को बीबी का गुस्सा होना समझ में नहीं आया था। जाने किन लोगों को बुलाकर बिठा लिया था, अपने साथ हमें भी बेइज्जत करवा दिया। शकीला बुआ को तो मैं बाद में निपटूंगी। किन उठाई गिरों को उठाकर ले आई और फिर आने से पहले मारिया की माँ की सारी स्टोरी भी उन्हें सुना दी थी। गजब, खुदा का एक बच्चे का बाप जिसे बीबी छोड़कर बेटा अपने साथ लेकर चली गई, ऐसा रिश्ता उठाकर घर चली आई थी। लोगों की जबानों को पकड़ा जाता है भला? सूफिया बेगम की बड़बड़ाहट आसमान पर थी। आपने उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ा? आजर ने लैपटॉप गोद से हटाते हुए थोड़ी नाराजगी से कहा। अरे बस करो, है तो सच्चाई ही ना, और सच बोलने से लोग क्यों डरेंगे जब सरेआम झूठ बोला जाता है। मैं आपको साफ बता रही हूँ एजाज, मुझे मारिया के रिश्ते से दूर ही रखें। सोच भी नहीं सकते जब उस औरत ने बातें की तो मेरी और आलिया की क्या हालत हुई थी। सूफिया बेगम ने नाराजगी से कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। तुमने अम्मा को तसल्ली? एजाज अहमद की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, उनके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। अम्मा को अम्मी के लफ्ज़ों से ज़्यादा आपके लफ्ज़ों और आपकी तसल्ली की ज़रूरत है बाबा। आजर ने मायूसी से बाप की तरफ देखते हुए कहा तो एजाज अहमद उसकी तरफ देखकर रह गए थे। कुछ देर आजर ने इंतजार किया कि शायद एजाज अहमद उठकर अम्मा के पास जाएं, लेकिन हमेशा की तरह उसका इंतजार ही रहा था। यहाँ तक कि वो खुद उठकर दादी के घर आ गया था। अम्मा लॉन्ज में ही बैठी हुई थी। जब वो उनके कदमों में आकर बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर होंठों से लगा चुका था। एक सिसकारी उनके बूढ़े होंठों से निकली थी और फिर अगले ही पल वो रो पड़ी थी। बर्दाश्त करते करते हर बंधन टूट के रह गया था। हौसला करते करते हर हौसला बिखर सा गया था। उनके पास शायद शिकवे के लफ्ज़ भी नहीं बचे थे। वो बस रोती रहीं और आजन ने उन्हें भी रोने दिया था। दिल की बेबसी, तकलीफ और दर्द आंसुओं की सूरत बह निकले थे। इतनी देर रो लेने के बाद अब बस सोना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आजर उन्हें तसल्ली देना चाहता था, उन्हें कहना चाहता था कि फिक्र न करें, जल्दी ही मारिया के लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा और वो बहुत धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। लेकिन आज शायद ना तो कहने का मौका था, ना ही सुनाने का हौसला। अम्मा के जाने के बाद समीना बीवी उनके पीछे उनके कमरे में चली आई थी और आजर वहीं सर झुकाकर बैठा रह गया था। अपनों का साथ होना हर गम को हल्का कर देता है और हर मुश्किल वक्त को आसान बना देता है। और अगर यही अपने यूँ अनजान बन जाएं, जैसे साथ वाले घर में मौजूद रहने अनजान बने बैठे थे, या फिर उस गली के आखिर में बना अम्मा के दूसरे बेटे का घर। रिश्ते तो थे मगर एहसास नहीं था, अपने थे लेकिन साथ नहीं था। आजर कितनी ही देर सर झुकाए वहीं सोफे के साथ टेक लगाकर बैठा रहा, यहाँ तक कि अचानक ही मारिया अपने कमरे से निकली और कालीन पे बैठे आजर को देखकर एक हैरत सी उसकी काली आंखों में उभरी थी। उसे शायद आजर का यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। आजर ने सर उठाकर खुद से कुछ फासले पर खड़ी मारिया को देखा, जिसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूजी हुई थीं और नाक लाल हो रही थी। इससे पहले कि आजर कुछ कहता वो वहाँ से किचन में चली आई थी। प्यास से उसका हलक सूख रहा था, यूँ लग रहा था जैसे हजारों कांटे हलक में उग आए हों। उसने 2 गिलास पानी अपने हलक के नीचे उतारा, गिलास को सेल पर रखकर स्टोव की तरफ देखा था। आज उसने बड़े शौक से अपने लिए जलेबियां बनाई थीं। उस वक्त कढ़ाई में मौजूद जलेबियां जैसे ही वैसी की वैसी पड़ी थीं। आंखों में आंसू फिर से जमा होने लगे थे। उसकी किस्मत में खुश होना नहीं लिखा था, वो कभी खुश नहीं रह सकती थी, या शायद उसे खुश होने का कोई भी हक हासिल नहीं था। जिस दिन वो खुश होती उसके साथ ऐसा ही होता था। कभी शफक, कभी हिरा, कभी ताई तो कभी चाची, कोई ना कोई बात उसके होठों से खुशी को छीन लिया करती थी। गालों पे फिसलते आंसुओं को उसने बाएं हाथ से साफ किया और जैसे ही पलटी, दरवाजे में खड़े आजर को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। मुझे आपके किसी भी लफ्ज़ या तसल्ली की ज़रूरत नहीं है। अम्मा अपने कमरे में हैं, अगर वो आपसे मिलना चाहती हैं तो आप। अभी मारिया अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि आजर दरवाजे से हटकर उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। तुम बहुत अच्छी हो मारिया, उसने दिल से कहा था, लेकिन मारिया के होंठों पर तीखी सी हंसी उभरी थी। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं एक अच्छी माँ की बेटी हूँ, बार बार मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो आखिर में तल्ख हुई थी। मारिया, आजर ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा था।
तो उसने उसका हाथ मजबूती से झटक दिया था। बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें। आप क्यों मेरे सामने खुद को फरिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं? पूरा खानदान मुझे अछूत समझता है, गंदा समझता है, नापाक समझता है, बद किरदार समझता है। तो आप क्यों इन सबके बीच महान बनते हैं? उसके आंसू पलकों पे आ ठहरे थे। आजर तो उसके मुंह से निकलने वाले लफ्जों पर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने सर झटककर खुद को नॉर्मल किया। बोला, ऐसा कुछ नहीं है मारिया, तुम फिजूल मत सोचो। उसने प्यार से उसे समझाया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ताया, ताई, आपकी बहनें, क्या वो मेरा मजाक नहीं बनाते? आलिया चच्ची और उनके बेटे मुझे मजाक की नज़रों से नहीं देखते, और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो अब शिद्दत से रो दी थी। आजर का दिल इसके यूं रोने पर बेचैन हुआ था। मारिया, उसने बेताबी से उसके चेहरे पर बिखरे आंसुओं को अपने हाथों के पोरों से साफ करना चाहा था। उसकी ये हरकत मारिया को और भी ज़्यादा तैश दिला गई थी। उसने उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे पूरी ताकत से धक्का दिया था। आजर उसके इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ासा गया था। मैं बुरी और भागी हुई माँ की बेटी जरूर हूँ, लेकिन खुद बुरी नहीं हूँ। शादी के लिए मैं इस पूरे खानदान में किसी के लायक नहीं हूँ, तो फिर आपकी हमदर्दी के लायक कैसे हूँ? अपनी इस हमदर्दी को अपने पास रखें। मुझे हमदर्दी नहीं, सहारा चाहिए था, मजबूत सहारा। लेकिन आप मुझे सबके बीच सहारा नहीं दे सके, तो यहाँ इस वक्त हमदर्दी की आड़ में मुझसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बताओ, ऐसा ही है क्या? बस। मारिया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि खामोशी से खड़ा आजर पूरी शिद्दत से दहाड़ा था। उसे यूं पहली बार इतने गुस्से में देखकर एक लम्हे के लिए तो मारिया का दिल डर गया था, लेकिन अगले ही लम्हे हकीकत की तकलीफ उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। तो जाने क्यों वो बेखौफी से आजर की आंखों में देखने लगी। गुस्से से आजर ने होंठ बींचे हुए थे, दांतों पे दांत जमाए हुए था, कनपटियों की रगें उभरी हुई थीं और आंखें यूं शोलों की तरह थी जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, मेज पे लेकिन सामने से आती अम्मा को देखकर घर से निकलता चला गया था। उसे यकीन नहीं आया था मारिया उसके बारे में इतना गिरा हुआ सोच सकती है। वो तो बस उसे तसल्ली देने के लिए गया था, उसे कहने के लिए गया था उसे लोगों की बल्कि किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो उसका अम्मा का गरूर है। वो जानता है मारिया जैसा कोई नहीं है, और मारिया जैसा बाकी कोई नहीं था, जिसने उस रात खुद ही अपने हाथों से अम्मा के बाद सबसे अच्छा शख्स खो दिया था। उस रात आजर ने सारी रात सिगरेट फूंकते हुए और बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए गुजारी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अम्मा ने एक नाराजगी भरी नज़र मारिया पर डाली और वापस पलट गई थी। उस रात जिंदगी में पहली बार था कि वो वहीं किचन के ठंडे फर्श पर दोनों टांगों को सीने से लगाए घुटनों में सर दिए रोती रही थी। आखिर वो भी जिंदा क्यों थी? क्यों उसकी माँ ने उसके बाप की तरह उसे भी मार क्यों नहीं दिया? बल्कि उसने तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। वो रोते हुए लगातार एक ही बात सोच रही थी, लेकिन सारी रात मोम के कतरों की तरह पिघलती रात भी उसके लिए सवालों का जवाब नहीं लाई थी। उसकी यहाँ उसकी बदकिस्मती, उस जैसा बदकिस्मत इस कायनात में कोई नहीं था। वो कभी अपनी बदकिस्मती पे रोती तो कभी अपने वजूद, यानी रोना उसका मुकद्दर था मरते दम तक। मारिया के माँ बाप की जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी थी। अम्मा पूरी धूमधाम से उसे अपने याबर की दुल्हन बनाकर लाई थी। हमेशा का नेक याबर अम्मा की खुशी में खुश था और फिर जिंदगी खुशियों के झूले में झूलती मजे से गुजर रही थी। याबर को अपनी नई दुल्हन से कोई शिकवा नहीं था और ना ही शिकायत, सिवाय इसके कि उजमा बहुत कम बोलती थी। बहुत ज़रूरी बातों के जवाब में बस हूँ हाई काम चलाया करती थी। और ये बात जब उजमा के सामने उसने अम्मा से कही थी, तो जहां उजमा के चेहरे का रंग बदल गया था, वहीं हमेशा की तरह अम्मा ने मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ बेटे की शिकायत सुनी थी। अच्छा है ना, मेरी बेटी को फालतू बोलने की आदत नहीं है, ना बड़ी जेठानी सूफिया की तरह और ना देवरानी की तरह। अम्मा ने मजाक के अंदाज में जवाब दिया था। तो जहां याबर के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं उजमा की आंखों में आंसू मोतियों की सूरत में गिरने लगे थे। अब के बार याबर तो याबर, खुद अम्मा भी हैरान रह गई थी। बात तो हल्की फुल्की थी, लेकिन उजमा के आंसुओं ने हल्की बात को अच्छा खासा भारी बना दिया था। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अम्मा की गुस्सीली नज़रों से घबराकर याबर ने फौरन ही अपनी नई नबीली दुल्हन को बहलाया था, और फिर सॉरी कहने और आइंदा शिकायत न करने पर याबर अहमद की जान छूटी थी। याबर गवर्नमेंट जॉब करते थे, इसलिए आजकल उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। शादी के बाद हंगामे ठंडे पड़े, खानदान की दावतों का एंड हुआ, तो उजमा और याबर एक हफ्ते के लिए हनीमून के लिए भी चले गए थे। जिंदगी आम रूटीन पर आ चुकी थी। तभी याबर ने उजमा को सामान पैक करने को कहा। क्यों? एक हरफी लफ्ज़ जो उजमा के होंठों से निकला। अरे भाई, मजदूर बंदा हूँ सरकार का, अब क्या ऐसे ही बैठा रहूँगा? नौकरी पर जाना है कि नहीं? आखिर तुम्हें भी तो मेरे साथ चलना है कि नहीं? टीवी देखते देखते याबर ने उजमा की तरफ देखते हुए कहा था।
ठीक है। अपने हाथों को मरोड़ती वो वहाँ से उठ गई थी, सर हिलाकर खड़ी हुई थी। शुरू शुरू में अकेलापन तो महसूस होगा, लेकिन आदत हो जाएगी। तुम भी मेरी बहू का ख्याल रखना, ये ना हो कि जाते ही अपनी सरकार और अपनी नौकरी में गुम हो जाओ। पीछे बीबी को भूल मत जाना। अम्मा मीठे के लिए बादाम काटते हुए याबर से कह रही थी। जब कमरे की तरफ जाते उजमा हैरत से पलटी और बोली, जी अम्मा, जो हुक्म आपका। कहकर अम्मा के घुटनों को दबाते याबर की तरफ हैरत से देखने लगी। शायद बोस की नजरों के असर का था। अम्मा से बात करता याबर उजमा की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? याबर ने हौले से भवें उचकाते हुए अपने होठों को कुचलती उजमा की तरफ देखकर पूछा, जो अब अपनी जगह से पलटकर अम्मा के पास खाली जगह पर आ बैठी थी। कहने लगी, अम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है आपके पास। उजमा ने कहते हुए टेबल के पास खड़े 5 साल के आजर को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। जहां अम्मा और याबर उजमा की बात पर हैरान हुए थे, किचन से निकलती भाभी भी लम्हे भर को रुककर उजमा को देखने लगी थीं कि जैसे उसके सर पर सींग उग आए हों। अम्मा, मैं खुद खाली घर से इस भरे पूरे घर में आई हूँ, जहाँ सब हैं, बच्चों की शरारतें हैं। मैंने हमेशा इन चीज़ों को मिस किया है। अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं न लम्हों को खोना नहीं चाहती। मुझे यहीं रहना है आप सबके साथ। कहने के बाद उजमा ने शर्मिंदगी भरी नज़रों से अम्मा की तरफ देखा था। अम्मा बेचारी क्या कहती, कहने को कुछ बचा ही नहीं था। अगर इतनी ही तन्हाई और अकेलेपन से डरती हो तो फिर क्यों सारा सारा दिन अकेली कमरे में बंद पड़ी रहती हो? मारे बांधे सुबह के बर्तन धोने के लिए मुश्किल से ही बाहर निकलती हो और दोपहर में अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती हो। नई नई दुल्हन थी, अम्मा भी कुछ नहीं कह सकती थी। हालांकि सूफिया और आलिया दोनों ने ही इस बात को कितनी बार दोहराया भी था, लेकिन अम्मा ने उन्हें भी खामोश करवा दिया था, ये कहकर कि नए घर और नए लोगों के साथ एडजस्ट होने में वक्त लगता है। अब ये तो तुम्हारा और याबर का मामला है, मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, ना यहाँ रहने पर ना ही याबर के साथ जाने पर। अम्मा ने कटे हुए बादामों की कटोरी सूफिया बेगम की तरफ बढ़ाई और खामोश बैठे याबर के कोट में बॉल डाल दी थी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। याबर ने बातचीत को समेटा और सूफिया भाभी से खाने के बारे में पूछने लगे। बस 10-15 मिनट लगेंगे। आलिया रोटियां बना रही है, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ, सूफिया भाभी ने मुस्कुराकर कहा और एक अजीब सी नज़र अपने होंठ कुचलती उजमा की तरफ देखा था। ससुराल वाले कह रहे हैं शौहर के साथ जाकर रहो, और ये उन्हें ही उजमा का इनकार करना अच्छे खासे अचंभे में डाल गया था। खैर, ये उन दोनों का आपस का मामला था। सूफिया भाभी ने भी ज़्यादा सोचने के बजाय लापरवाही से अपने कंधों को उचकाया और खाना लगाने के लिए चल पड़ी थीं। दोस्तों, आखिर मारिया के माँ बाप उजमा और याबर का क्या है राज, जो कदम कदम पर मारिया को यूं जलील करता रहता है? दोस्तों, कहानी का अगला और अंतिम भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कहानी का अंतिम भाग कल ज़रूर सुनें, जो कि कल ही अपलोड किया जाएगा। कहानी अब तक कैसी लगी ज़रूर बताना।